नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। नाज़रीन, अगर आपके हौसलों में जान है तो कामयाबी की मंजिलें तय करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। बारामूला की इशरत 6 साल पहले जिंदगी के मकसद से नाबलद थे और अचानक उनकी जिंदगी को नया मकसद मिला। उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया जो एक आम आदमी सोचने से भी कासर है। इशरत इंटरनेशनल व्हील चेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, मुतादिद एजाज़ात से नवाजी जा चुकी हैं। उनकी माजूरी उनके रास्ते में हायल नहीं हो सकी। उन्होंने अपनी परेशानियों को रुकावट बनने नहीं दिया, नौजवानों में नई ताजगी पैदा करते हैं और उनके हौसलों में जान डालते हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर मूलचंद हैं जो ऑर्थोपेडिक के स्पेशलिस्ट हैं। उनसे भी हम जानेंगे उनके शोबे से मुताल्लिक। दोनों मेहमानों का हम इस्तकबाल करते हैं। इशरत अख्तर साहबा, आपका भी इस्तकबाल है और डॉक्टर मूलचंद सैनी साहब, आपका भी इस्तकबाल है। इशरत, जिस तरह से आपके बारे में हमने थोड़ा सा तारुफ दिया है, ज़रूर हम चाहते हैं कि आज आप सारी दुनिया को खुलकर बताएं कि एक लड़की जब हौसला उसके बुलंद हो, उसने अज़्म कर लिया है कि मुझे कुछ करना है, तो ये ताकत आपको कैसे मिली, आपके जहन में कैसे आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई कि आपको कुछ करना है? तो पहले तो आपका और आपकी पूरी टीम आज आपका गेस्ट बनाया जी। तो पहले यहाँ से शुरुआत करूंगी। जब एक्सीडेंट हुआ दूसरे फ्लोर से जब मैं गिरी तो 2 साल तक कंप्लीट मैं बेड रेस्ट पे थी। कब मतलब ये सोचा था कि शायद अब जिंदगी खत्म होगी, अब मतलब लोग भी कह रहे कि ये कभी नहीं चलेगी, कुछ कर नहीं पाएगी, अब दूसरे लोगों पे डिपेंड हो गई है। अब जो जैसे कि मुझे उठाते थे, मतलब कि ब्लैंकेट में ओढ़ के 3-4 लोग मुझे उठाते थे और मुझे हर एक को बोलते कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करनी पड़ती कि मेरे साथ कोई डॉक्टर के पास आ जाओ, क्योंकि मेरा कोई अपना ब्रदर नहीं था। तो मतलब लड़कियां ही थी घर में, छोटी छोटी बहनें। तो उसके बाद जब मुझे लेके जाते थे, मुझे वो परेशानी होती थी, मुझे कैसे लोग उठाते हैं, और वो टेंशन मेरे फादर को होती थी जी। और उसके बाद जब 2 साल बाद मुझे एक एनजीओ के बारे में पता चला और मैं उस एनजीओ में जब चली गई तो उस एनजीओ से मैंने बास्केटबॉल के बारे में सुना। मैं 2 साल कंप्लीट डिप्रेशन में थी, बेड रेस्ट पे थी। तो फिर उन्होंने बोला कि आप ये एक गेम है, ये आपको डिप्रेशन से बाहर लाने में हेल्प करेगी। तो फिर जब वो शौक मेरे दिमाग में धीरे धीरे बढ़ा तो फिर मैंने बोला उनको कि ठीक है मैं खेलूंगी। और मैं एक मतलब बोलते हो एंजॉय करने के लिए गई थी उस कैंप में। व्हीलचेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का कैंप हो रहा था श्रीनगर में। मुझे जब कॉल आई कि आप आ जाओ इस कैंप में, मैं भी चली गई। तो वहां पे मुझे पता नहीं था कि मेरा कभी स्टेट लेवल पे सिलेक्शन होगा, और मैंने कभी व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेला नहीं था। पहले व्हीलचेयर को देख के मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे व्हीलचेयर पे बैठूंगी, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। और इवन अभी भी लोग कहते हैं, लोग अभी भी ताने देते हैं जी। लेकिन तब के टाइम में और अब के टाइम में बहुत फर्क पड़ता है। तब मतलब मुझे फर्क पड़ता था कि लोग मुझे क्यों ऐसे कह रहे हैं, लेकिन आज मैं अगर बोलते कि वो 10,000 लोगों के बीच में भी व्हीलचेयर पे रहूंगी तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और फिर जब बास्केटबॉल ज्वाइन किया, वहां पे मेरा नेशनल लेवल पे सिलेक्शन हुआ जी। तो वहां पे फिर वहां से ये जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई। फिर जी, बहुत आपने हिम्मत के साथ, अपने हौसले के साथ जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश की है, उसी की वजह से, आपकी हिम्मत और हौसले की वजह से ऊपर वाले ने आपको कामयाबी दी। हमारे साथ डॉक्टर मूलचंद सैनी साहब भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी इस्तकबाल है, स्वागत है सर। सर, ऑर्थोपेडिक सर्जन है आप सर। इस हवाले से आप मौजूदा हालात, मौसम के हिसाब से क्या कुछ हमारे व्यूवर्स को कहेंगे? देखिए जी, जैसे इनके साथ ये हादसा हुआ है, मैं ये मानता हूँ कि बहुत लोग हैं कि सभी के साथ तो आज की तारीख में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट डे बाय डे हमारे देश में बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के जो नियम है बहुत ही कम लोग हैं जो फॉलो करते हैं जी। तो ऐसी चोटें हैं कि पेशेंट बहुत हमारे पास आते रहते हैं जी, और हम उनको काफी ऐसे मोटिवेट करते हैं कि मैंने कहा भाई ठीक है, पैर तुम्हारा देखो एम्पुटेट हो रहा है, पैर पूरा करस हो गया है, जिसमें कि हमें लगता है कि उस कंडीशन में पेशेंट की जान बचाना इम्पोर्टेंट होती है। बिल्कुल। पैर जाने के बावजूद भी हमें लगता है कि अगर तो पैर हम हटा भी देते हैं और पेशेंट की जान बच जाती है तो वो हमारे लिए भी बहुत बड़ी एक चीज होती है। जी।
तो अगर जो हम यदि पैर को रखते हैं और सेफ्टी में चला जाता है पेशेंट, तो फिर जान ही चली जाती है। बिल्कुल। अच्छा, इसके जब जाने के बाद में काफी ये तो मानना पड़ेगा कि हर इंसान, कोई भी इंसान है जिसका हाथ पैर चला जाए तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। बिल्कुल। तो हम उनको ऐसे ही लोगों को एग्जाम्पल देते हैं, तुम देखो ऐसे लोगों को देखो, तुम एक थोड़े से पैर को लेकर रो रहे हो, देखो इस लड़की को देखो, उस लड़के को देखो कि वो देखो वो दोनों पैर नहीं है और फिर भी उसने बहुत हिम्मत करी। क्योंकि आजकल देखेंगे तो जैसे जैसे पैर माला एम्पुटेट हो जाते हैं जी। तो आजकल बहुत अच्छे अच्छे आर्टिफिशियल लिम्ब बने आ रहे हैं, जो बायोनिक टेक्निक होती है, एक बायोनिक टेक्निक। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, बायोनिक टेक्निक के क्या होता है कि कोई भी इंसान यदि उसके साथ में भगवान ना करे ऐसा हादसा हो जाता है कि उसके पैर चले जाते हैं, तो आज बहुत अच्छे सेंसेशन के लिम्ब आ जा रहे हैं, लेकिन उनकी कॉस्टिंग मैं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा है, मोर देन 5 लाख के अराउंड में एक पैर पड़ता है। आप जब वो, लेकिन वो इतने अच्छे सेंसर लगे होते हैं उस लिम्ब में, आर्टिफिशियल लिम्ब में, कि आप उसको पहचान नहीं सकते कि ये पेशेंट का ओरिजिनल पैर इसमें है या नहीं है। वो सारे काम करता है, सारे दौड़ना, भागना और मोड़ना। आप एहसास भी नहीं कर सकते, जब आप उसके ऊपर पैंट पहन लेंगे तो आप बता नहीं सकते कि ये इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल लिम्ब लगा हुआ है। और वो क्लाइंबिंग द माउंटेन्स हैं, वो सारे काम वो काम करते हैं जो एक नॉर्मल आदमी करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज भी है और उसके साथ हौसले की बात भी है। चीज मैं ये कहूंगा कि यदि इंसान के अंदर दिमाग में मोटिवेशन है, कहा जाए कि हमारे जो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, बिल्कुल, हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, यदि उन न्यूरॉन्स में आपने उन न्यूरॉन्स में आपने एक चीज बसा ली है कि मुझे ये करना है, और यदि माना ठान लिया है कि मुझे ये करना है, तो वो डेफिनेटली बात है कि हमारे जो मन है, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, उस पर कारगर करते करते हम सफलता की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल, दैट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। जी बिल्कुल। इशरत इसकी एक मिसाल है डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा, आपने सारी चीज बताई है। इशरत जो है इसकी एक मिसाल है कि उसने ऐसे हालात में भी वो रुकी नहीं है, उसने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है, अपनी जिंदगी को चलाया। इशरत, ये तो ये इब्तदाई चीजें थी, जिस तरह से हादसा हुआ, फिर आपने अपने आप को आगे बढ़ाया, ये सारी चीजें हुई हैं। अब इसके बाद जो कामयाबियां आपके झोली में आती रहीं, क्योंकि आपके हौसले और आपकी हिम्मत, आपकी ताकत की वजह से आपने दुनिया को, जो दुनिया की सोच थी उस हिसाब से आप परेशान थी कि क्या कुछ होगा। इस सिलसिले में भी हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, डॉक्टर साहब आपसे भी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। "16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network." प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में, एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। नाज़रीन, हमारे साथ दो खास मेहमान, इशरत अख्तर, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया, फर्स्ट इंटरनेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर हैं, और डॉक्टर मूलचंद सैनी साहब हैं, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। आपको उन्होंने अभी भी हादसात के बारे में तफसीलात बताई कि कैसे हादसात होते हैं, उसमें क्या कुछ डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है, और जिसका पैर या इस तरह से निकाल दिए जाते हैं या इस तरह के हादसे होते हैं, तो उन्हें कैसे हिम्मत और हौसले के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, इस पर उन्होंने रोशनी डाली। हम बात करेंगे इशरत अख्तर से। इशरत अख्तर ऐसी पहली खातून हैं जो व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर हैं इंटरनेशनल आलमी तौर पर। इशरत, जैसा कि आपने बताया कि पूरा हादसा कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ, आप कैसे आगे बढ़ी, इसके बाद आपकी जो कामयाबियों का जिक्र है उस बारे में भी हमारे नाजरीन को बताएं कि कहाँ कहाँ किस लेवल पे आपने जो है बास्केटबॉल खेला है और उस पर आपको क्या कुछ एजाज मिले हैं। जी जी बिल्कुल। जब पहला नेशनल हुआ मोहाली में, तमिलनाडु में, तो तब J&K की टीम नहीं थी, और
तब हमने दिल्ली को रिप्रेजेंट किया था, और मैं कश्मीर से 10 लड़कों के साथ अकेली लड़की चली गई, और उस पे भी मुझे मतलब बहुत कुछ फिर फेस करना पड़ा, लोगों की गालियां, लोगों की बातें। और वहां से वापस आने के बाद फिर जब ये दिमाग में बैठा कि नहीं, मुझे बास्केटबॉल ही कंटिन्यू करना है, मुझे लगा कि मैं उस वजह से डिप्रेशन से दूर हो रही हूँ। और वहां से फिर वापस आने के बाद मैंने JNK टीम बना ली, फीमेल टीम। और फीमेल टीम को लेके फिर हम जब हमारा दूसरा नेशनल होने वाला था मोहाली में जी, वहां पे हमने फिर JNK को रिप्रेजेंट किया अपनी पूरी फीमेल एंड मेल टीम के साथ। और वहां पे हमारी पोजीशन जो है बहुत अच्छी लेवल पे रही थी, हमने पहली बार टीम लेके गई थी वहां पे। और वहां पे हमने 2 मैच जीते थे। और फिर उसके बाद मेरा एक नेशनल कैंप होने वाला था, जिसमें कि इंडिया टीम का सिलेक्शन होने वाला था। फिर मैं कुछ मतलब मुसीबतों का सामना करके फिर मैं चेन्नई पहुंच गई, क्योंकि कश्मीर में जब मेरा सिलेक्शन होने वाला था, कश्मीर में फोन बंद थे, पूरा कश्मीर बंद था। जी, और मैं अकेली कश्मीर से निकल के फिर एक ही दिन में चेन्नई पहुंच गई। और चेन्नई में मैंने जो है 3 दिन का कैंप अटेंड किया। और कैंप अटेंड करने के बाद फिर मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद फिर मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे। जी, और कश्मीर से मुझे इस बात से खुशी हो रही है कि कश्मीर से मैं अभी पहली लड़की हूँ जिसने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट बिल्कुल, किया है। बिल्कुल। इस सिलसिले में आपको फौज ने काफी सपोर्ट किया है। जी जी बिल्कुल। अगर उस टाइम वो मेरे घर पे नहीं आते मुझे बोलने की आपके कोच का कॉल है, शायद मैं अभी इंडिया टीम में होती भी नहीं। और मैंने मतलब इतनी इज्जत जो कमाई है वो भी शायद मुझे नहीं मिलती। हर जो लोगों की सोच मैंने बदली फिर इंटरनेशनल खेलने के बाद। जी, जो लोग मुझे ताने देते थे कि आप तो कुछ नहीं कर पाओगे, आप तो व्हील चेयर पे हो, उनको शायद लगता है कि जिसके साथ कोई हादसा होता है उसकी जिंदगी शायद खत्म होती है। JNK पुलिस और इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी इस जर्नी में। उन्होंने फिर उस टाइम मेरा जाने का पूरा इंतजाम किया। और जी, खासकर उनका नाम लेना चाहूंगी जिन्होंने कश्मीर में मुझे 2 ही बिल्कुल, बिल्कुल। दिन में ढूंढा। हमारे जो इंडिया टीम के हेड कोच है कैप्टन लुइस जॉर्ज, उनके एक फ्रेंड है आर्मी में कर्नल आइजनोवर सर। उन दोनों ने जी जान लगा के मुझे कश्मीर में एक ही दिन में ढूंढा। और मेरा जो कैंप होने वाला था वो मैंने अटेंड किया उनकी वजह से। चलिए, आपको भी बहुत बहुत मुबारक, और आर्मी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपकी हिम्मत और उनकी कोशिशों से आज आप ये दिन देख रही हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मूलचंद जी, सर एक चीज़ ये है कि जब किसी की सर्जरी होती है, आपने जैसा कि बताया कि हम हाथ पैर या जिस तरह की हड्डी का मामला है, सर उसमें रॉड और स्टील प्लेट या इस तरह की चीज़ें लगा दी जाती हैं, तो वो जरा फोन को कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर आगे मेरा दूसरा फोन कनेक्ट करो उधर से। मेरी आवाज़ आ रही सर? कम आ रही है, फोन भी कनेक्ट कराओ दूसरे फोन से, जैसे कनेक्ट हो रहा था ना। हेलो, मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है सर स्टूडियो से? नहीं क्लियर नहीं आ रही। लगता है मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही, थोड़ा सा देख लें। इशरत, जिस तरह से आपने कहा कि एक मुसीबतों के साथ आप यहाँ तक पहुंची, कई आर्मी का खासकर सपोर्ट मिला, इतनी बड़ी कामयाबी आपको हाथ लगी है, सरकार की कैसी मदद आपको अभी मिल रही है और आगे का फ्यूचर प्लान आपका क्या है कि आप आगे और क्या कुछ करना चाहेंगी ताकि कश्मीर की उन खवातीन को और उन लड़कियों को जो हौसला छोड़ देती हैं मुश्किल हालात में, कैसे आप उनको उनकी हौसला अफजाई करेंगी? जी बिल्कुल। जब इंटरनेशनल खेलने के बाद मैं घर आई तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी एक्सीडेंट के बाद ही, मतलब कि 10th क्लास में तब मैं थी। और इंटरनेशनल खेलने के बाद फिर मैंने पढ़ाई जो है वापस से ज्वाइन की। फिर मैंने अभी रिसेंटली 12th कंप्लीट किया है और जो डिप्लोमा कर रही हूँ साथ में, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। पहली बार जब मैं स्कूल गई वहां पे लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे पता नहीं किसको देखा व्हील चेयर पे। फिर मतलब वो तो हर जगह मुझे ऐसे ही देख रहे थे जैसे पता नहीं किस इंसान को देखा। तो वो मुझे बड़ा फील होता था। फिर इंटरनेशनल खेलने के बाद मुझे बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स मिले गवर्नर लोग इसलिए भी मुझे बसा औकात लोग इसलिए भी देखते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, देखो इस लड़की ने इतना कुछ कर लिया, शायद उनकी सोच ऐसी भी होती है। लेकिन हम कभी कभी घबरा जाते हैं कि लोग इस तरह से क्यों देख रहे हैं जी। और हमें लोगों के देखने को छोड़ देना चाहिए, हम जो करना चाहते हैं बस हमें करना चाहिए। क्या कहती हैं आप? सोचेंगे कि मतलब लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं, ऐसे क्यों बोलते हैं, तो शायद हम कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे जिंदगी में। बिल्कुल। और मुझे जब मतलब ये बोलते हैं कि आपको तो उनकी तरफ से अवार्ड मिला, इनकी तरफ से अवार्ड मिला, और मेरे पेरेंट्स को मुझ पे प्राउड फील होता है, तो लोगों का मतलब कुछ रोल ही नहीं बनता है बीच में। और गवर्नर साहब की तरफ से मुझे 3 बार अवार्ड मिला है और मुझे स्टेट अवार्ड भी मिला था।
जी और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी मुझे अवार्ड मिला है। उसके बाद मुझे स्पोर्ट्स मिनिस्टर की तरफ से बहुत सारी हेल्प मिली कि जो व्हीलचेयर होता है, खेलने का व्हीलचेयर, स्पोर्ट्स व्हीलचेयर, जी वो बहुत ही महंगा आता है, क्योंकि मैं बिल्कुल। एफोर्ड वो नहीं कर पाई। फिर उन्होंने इंटरनेशनल खेलने के बाद मुझे वो व्हीलचेयर प्रोवाइड किया। वो 4 lakhs में आती है वो वाली व्हीलचेयर, जी जी और फिर उनने मुझे वो प्रोवाइड की। और जब भी मुझे ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती थी तो मुझे इंडियन आर्मी की तरफ से गाड़ी मिलती थी। उनका भी शुक्रिया अदा बहुत करना अच्छे। चाहूंगी, जिन्होंने मुझे हर एक कदम पे मेरा साथ दिया और बहुत मुझे अच्छे। सपोर्ट किया। बहुत अच्छे। बहरहाल आपका ये जो हौसला है, पूरे इस वक्त आपके जम्मू कश्मीर में लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप एक मिसाल साबित होंगी इशरत। डॉक्टर मूलचंद जी, आप जुड़ चुके हैं। सर, मेरा एक सवाल यही है कि सर्जरी को लेकर कई चीज़ें होती हैं जहन में। जिस तरह से आप लोग जब सर्जरी करते हैं हाथ पैर में, जिस तरह से रॉड डालते हैं सर, वो देखने में बड़ा अजीब सा लगता है और सुनने में भी बड़ा अजीब लग सकता है। तो किस तरह की सर्जरीज में ये ज़रूरी हो जाता है और उस तरह के पेशेंट्स को क्या कुछ एहतियात करनी चाहिए और वो कितने साल तक रख सकते हैं उसमें? हाँ हाँ, मैं आपको ये बताऊंगा जी। कि देखिए जी, आजकल जो देखेंगे कि दो टाइप के ट्रॉमा होते हैं। जी। एक तो होता है लो वेलोसिटी ट्रॉमा, एक होता है हाई वेलोसिटी ट्रॉमा। जी अब से हम 40 साल का हम एरा देखेंगे, 40 साल पहले अगर जो हम देखें जी जी तो उस समय आप हमारी जो गाड़ियां जो चलती थी वो 20 या 30 की स्पीड में चलती थी, बिल्कुल है ना। बिल्कुल ज्यादातर मैक्सिमम या तो हम साइकिल से सफर करते थे, आज मार्केट जाते थे या तो पैदल जाते थे या फिर बिल्कुल। साइकिल से जाते थे, बिल्कुल है ना। जी जी लेकिन आज का आप देखेंगे टाइम तो हाई वेलोसिटी इंजरी, हाई वेलोसिटी सब कोई व्हीकल है वो सब हाई वेलोसिटी पर चल रहे हैं। बिल्कुल आज यदि आप मार्केट जाते हैं तो आप स्कूटर पर जाएंगे या मोटरसाइकिल से जाएंगे, पैदल कोई नहीं जाता आज की तारीख में, बिल्कुल है सही ना? कहा आपने। तो देयर इज ए nowadays there is a high velocity trauma। जी तो जब हाई वेलोसिटी ट्रॉमा होता है तो उसमें फ्रैक्चर के साथ साथ हमारे जो फ्रैक्चर के चारों ओर के जो सॉफ्ट टिश्यू, जो मांसपेशियां होती हैं, जी जो नसें होती हैं, वो भी बिखर जाती हैं। हाँ, तो अच्छा, हड्डी को जोड़ने के लिए उन सॉफ्ट टिश्यू जो होता है, जी। हड्डी तो पहले भी टूटा करती थी। अब से 50 साल पहले, अब से 100 साल पहले का टाइम भी देखेंगे, बिल्कुल, जब बिल्कुल। मेडिकल साइंस का बहुत अभाव था, हड्डी उस समय भी टूटती थी। जी लेकिन क्या होता था कि हड्डी कैसे टूटती थी? बोले जी स्लिप कर गए, गिर गए, या बिल्कुल। पेड़ के ऊपर चढ़े हो गिर गए। दीज आर ए काइंड ऑफ ए लो वेलोसिटी इंजरी, हाँ है ना। बिल्कुल, काइंड ऑफ लो वेलोसिटी इंजरी। तो बिल्कुल। उस समय क्या होता है कि जो सराउंडिंग जो सॉफ्ट टिश्यू था वो हमारा काफी ठीक रहता है। तो सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू ठीक रहने से हमारी हड्डी अपनी जगह ही रहती थी। ठीक 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 तो उस समय लोग खपंज लगा दिया करते थे, गत्ता लगा देते थे, लकड़ी का कोई गत्ता बना के लगा देते थे, या बिल्कुल। कोई ऐसे करके बाहर से कोई सपोर्ट लगा देते थे। उसी में हड्डी, बहुत सारे जो पहलवान हुआ करते थे वो सब हड्डी जोड़ दिया करते थे। बिल्कुल लेकिन आज का एरा जो हो गया है, आपका जो इवोल्यूशन टाइम है, जी। पीरियड चल रहा है, वो हाई वेलोसिटी इंजरी का है, जी। जिसमें मैंने बताया कि फ्रैक्चर तो होता ही है, जी फ्रैक्चर के साथ साथ जो सराउंडिंग टिश्यू है वो भी डैमेज हो जाते हैं। बिल्कुल सर। जिसमें कि ये मान के चलिए कि यदि हम उनको खपंज या इसको ऐसे हम हल्का सा प्लास्टर लगा के जोड़ेंगे जी। तो वो हड्डी जुड़ेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल होता क्या है कि सराउंडिंग टिश्यू है, सराउंडिंग वाला जो टिश्यू है वो भी डैमेज है, तो वो हड्डी को जोड़ने नहीं देता है। जी। इसीलिए जरूरी हो गया है कि अब हमें रॉड का सपोर्ट लेना, प्लेट का सपोर्ट लेना। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये जो हमारा जो फिक्सेशन करना होता है हड्डी को जोड़ने के लिए, जी। हमें ये रॉड का सहारा लेना होता है। जी इनसे क्या होता है कि टाइमिंग तो उतना ही लगता है, लेकिन सॉफ्ट टिश्यू इसकी जो बैलेंसिंग है जी। वो रॉड से, प्लेट से अच्छी बन जाती है। ठीक। सॉफ्ट टिश्यू जब बैलेंस हो जाएगा तभी हमारी हड्डी सही से जुड़ पाती है। बिल्कुल सर। ये कितने दिन तक रखा जाए, कितने दिन तक रहना चाहिए एक इंसान के हाथ ये या पैर में? नॉर्मली जो रिकमेंडेड है वो 9 मंथ या 1 ईयर। 1 ईयर क्या उसके बाद निकाला जा सकता है? आफ्टर वन ईयर मतलब इज एडवाइजेबल टू बी रिमूव। जी, अगर न निकाले, अगर रह जाए वो, उससे कोई फर्क पड़ता है सर? नहीं, उससे नहीं। ऐसा देखिए, बेसिकली यदि जो नियर टू जॉइंट है, कोई भी इम्प्लांट है, यदि प्लेट है, रॉड है, नियर टू जॉइंट है, वो फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकता है। अच्छा, तो उसको रिमूव करना ठीक है? हाँ, रिमूव करना जरूरी होता है। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, रिमूव करना चाहिए। अदरवाइज नहीं करेंगे तो आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर वो ठीक, जो प्लेट है, बोन है, वो बोन को वीक करेगी और वीक करने के बाद फिर तो बाद में आफ्टर 10 ईयर्स इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम अगेन, इट लीड टू द फ्रैक्चर। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक कॉलर है, आइए उनका क्या सवाल है और किससे पूछना चाहते हैं। हेलो
जी हाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? जी मैं तमिलनाडु से सबिहा बोल रही हूँ। जी, सवाल बताएं अपना, किससे जी, सवाल करना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब से सवाल करना था। जी, अपना सवाल रखिए। इनको जो इशरत अख्तर हैं, वाकई में इनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई हूँ जी। और अल्लाह ताला इनको और हौसला दे। वाकई इन्होंने बहुत हौसलामंदी का सबूत दिया है बिल्कुल, और बिल्कुल। हम लोगों के तमाम लोगों के जहन में एक तरह से हौसला अफजाई की है। बिल्कुल। अब जी जी जी, सवाल। तो जी बहुत खुश हुई मुझे देखकर। दूसरी बात यह, डॉक्टर साहब के खिदमत में मेरा आदाब बोलिएगा जी, सब लोगों सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, आपको अपना और सवाल मेरे रखिए। घुटने जी हाँ। जी असल में ये हुआ है कि मेरे घुटने में अब से तकरीबन 15 साल पहले से तकलीफ थी और जी। वो इतनी ज्यादा मतलब तकलीफ बढ़ गई थी। खैर डॉक्टर साहब ने मुझे ये कहा था, मुझे रेफर कर दिया था चेन्नई में म्यूट हॉस्पिटल में और ये कहा था कि आप वहां जाकर इसको रिप्लेसमेंट करा लीजिए। जी। हाँ जी, तो मोहन साहब थे उसके वहाँ के। जी। लेकिन पता नहीं क्यों कुदरती तौर से मैंने ये सोचा कि मैं भी थोड़ा सा हौसले से काम लेती हूँ, ये रिप्लेसमेंट ना करा के और अपने को खुद ही अपने अंदर थोड़ी सी हिम्मत पैदा करके इसी को इसी तरह से रहने दूं। जो नेचुरल चीज है वो नेचुरली है। ठीक। और ये भी है, ये जो इसमें ये वो करेंगे उसके बाद कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मैंने जहन में ये वाली बात थी कि और दुश्वारी पैदा ना हो जाए, जी। तो नहीं किया। लेकिन वो अब पहले 1-2 बार इंजेक्शन भी लगे इसके अंदर, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब बता रहे थे इसमें इंजेक्शन न लग के दूसरे पैरों में भी यही प्रॉब्लम हो गई है, उसमें भी दर्द शुरू हो गया है। और तो अभी आपको दोनों पैरों में दर्द है? जी दर्द दोनों पैरों में है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब आप क्या करें आगे? अब डॉक्टर साहब बताएंगे आपको। रिप्लेसमेंट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, कि मेरे हक में क्या बेहतर रहेगा जी। और अगर नहीं कराया तो मुझे क्या एहतियात रखनी चाहिए? ठीक है, डॉक्टर साहब ने सुन लिया। हाँ। जवाब देंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर हाँ, सही तो अली ये बताइए, तो बताइए कि अम्मा की उम्र कितनी है? उम्र, एज, हेलो। एज उम्र बताइए। हेलो, आपकी उम्र कितनी है मोहतरमा? उम्र 65 हो गई है। 65 हो गई है सर। हाँ, मैं एक बात बताता हूँ, सुन लीजिए। मैं एक बात बताता हूँ। 15 साल से इनको प्रॉब्लम है, 15 साल से जोड़ों में दर्द में शुरुआत हुई है। तो जी। सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहूंगा कि दर्द की तो कारण होगा कि हमारे घुटने के अंदर एक हाइलाइन कार्टिलेज होती है। हाँ, सुन रहे हैं मेरी बात? जी, सुन रहे हैं आपकी बात सर। हाँ, हाइलाइन कार्टिलेज होती है। जो हाइलाइन कार्टिलेज हमारे गॉड ने, हमारे ईश्वर ने दी हुई है, हमें जो हाइलाइन कार्टिलेज एक बार जब घिस जाती है तो वो फिर दूसरा कर रीजनरेट नहीं होती है। अच्छा, दूसरी चीज है कि घुटने की जो प्रॉब्लम होती है वो घुटने की प्रॉब्लम तभी होती है जब हमारा बॉडी मास इंडेक्स गड़बड़ होता है। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब है कि हमारे हाइट के अकॉर्डिंग जो बॉडी वेट है वो अप टू द मार्क रहना चाहिए जी। यदि बॉडी वेट हमारा ज्यादा है तो डेफिनेटली बात है कि हमारे घुटने की जो कार्टिलेज है वो काफी ज्यादा घिस जाएगी। अच्छा, हाँ, घुटने की ही क्यों घिसती है, हम ये बात कहना चाहेंगे कि बिल्कुल घुटने की ही क्यों घिसती है। लेकिन जो घुटना जो होता है, हमारा जो घुटना होता है वो 2 लंबी हड्डियों से मिलकर बना होता है जी। है ना? जी। तो उसमें जो आर्क ऑफ मोशन जो होता है हमारे घुटने का वो सबसे ज्यादा होता है। हमारी बॉडी के जो जॉइंट में आर्क ऑफ मोशन, जब हम सीधा चलते हैं तो माना सपोज करो हमारी बॉडी का वेट 60 किलो है तो 60 किलो का वजन हमारे घुटनों पर रहेगा जी। अब जब हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो यही जो बॉडी का जो वेट है वो 3 to 4 टाइम्स बढ़ जाता है घुटने पर। अब जब हम उकड़ू बैठते हैं, सपोज करो हम उकड़ू बैठ रहे हैं तो ये जो बॉडी का वेट है कम से कम 6 to 7 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है हमारे घुटने पर जी। यदि हमारा बॉडी मास इंडेक्स गड़बड़ है तो हाइलाइन कार्टिलेज हमारी जो जिसे आम भाषा में, देसी भाषा में बोल देते हैं ग्रीस है, चिकनाई है, वो काफी खत्म होती चली आती है। ठीक। और यही हमारे पेन का कारण बनता है। सर अब इनके लिए क्या एडवाइस करेंगे आप, क्या करें? अम्मा को मैं एक बात कहूंगा, मैं आपको भी और सभी को जो जितने लोग सुन रहे हैं जी। मैं उनको ये कहूंगा कि जो जानवर 4 पैर से चलता है उनको कभी घुटने की बीमारी नहीं होती है जी। ये केवल एक ह्यूमन जाति, हमारी मानव जाति ऐसी है जिनको ही घुटने की बीमारी होती है। क्यों? क्योंकि वो 2 पैर से चलता है। बिल्कुल सर। और उसका कारण है कि घुटना है जिसमें 2 लंबी हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। इनके लिए एडवाइजेबल मैं ये कहूंगा यदि ये बॉडी वेट ज्यादा है तो कोशिश करें कि बॉडी वेट काफी कम करें, क्योंकि हमारे बॉडी वेट की वजह से ही हमारे घुटने में डैमेज आता है। और दूसरा, यदि इनका जो सिग्निफिकेंट जॉइंट जो जैसे हम एक्सरे कराते हैं, किसी भी डॉक्टर से बात करें
यदि उस एक्सरे में देख रहे हैं कि जॉइंट का जो गैप काफी कम है, तो ठीक। मैं ये कहूंगा कि घुटना रिप्लेसमेंट एक बहुत अच्छी सर्जरी है और ठीक। उसको जाके कराएं। और मैं समझता हूँ कि जिसका मैंने घुटने रिप्लेसमेंट करता हूँ, जिन लोगों के भी करते हैं, जी उनके 10 साल उम्र ऑटोमेटिकली कम दिख जाती है, कम दिखने लगती है। बिल्कुल क्यों? बिल्कुल क्योंकि वो बहुत डॉक्टर अच्छे से साहब। चलने लगते हैं और 4-5 किलोमीटर, मेरे जो पेशेंट हैं 4-5 किलोमीटर डेली चलते हैं। जी और मैं ये चाहूंगा कि यदि वो काफी ज्यादा परेशान है पेन को लेकर, जी। तो नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी बहुत अच्छी सर्जरी बिल्कुल है आज के बिल्कुल दौर में। डॉक्टर साहब, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हाँ, साहब। हाँ, हाँ, मोहतरमा, आपको सवाल का जवाब मिल गया हो गया कि एक तो इसमें बॉडी वेट आपका ज़्यादा हो जाए तो घुटनों का दर्द बढ़ जाता है और रिप्लेस के लिए आपको डॉक्टर साहब ने सलाह दी है। इशरत अख्तर, आपका भी बेहद शुक्रिया। आपने अपनी ज़िंदगी की इस खूबसूरत कहानी को रखा और कई लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बनी, हौसला लोगों को मिला है आपकी इस कहानी से, जितने भी लोगों ने आपको देखा है। हम उम्मीद करते हैं कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, नाउम्मीदी कुफ्र है। हिम्मत और हौसले के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। तो चलती रहेगी ज़िंदगी में, फिलहाल इतना ही। आदाब।